चलो, अरे सुनो सुनो बेटा, ए बेटा, बेटा बेटा, जो लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था ना, तो अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ और पढ़ रहे थे। तो उसमें तीन मेथड पढ़ लिए थे बेटा हमने। उसमें ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, और फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा था। ये तीनों फिजिकल मेथड थे। क्या थे बेटा? इसमें कोई ज्यादा कोई खास केमिकल रिएक्शन है नहीं हो रही थी। अब तुम में से कहोगे सर वो डिप्रेसेंट वाली, वो तो अपन अलग करने वाली बात है, लेकिन जो मेथड जिसमें वो अलग हो रहा था, वो फ्रोथ वाले में तो कुछ एडजॉर्प्शन हो रहा था, मैग्नेटिक वाले मैग्नेट कर रही थी, ग्रेविटेशन वाले में वो डेंसिटी कहाँ जा रहा था। कोई केमिकल रिएक्शन है? लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है। कैसी है बेटा? केमिकल प्रोसेस है। अरे सुनो, लीचिंग में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो कि अपने पास एक कंटेनर है बेटा। अपने पास क्या है कि इस कंटेनर में बेटा अपने पास क्या है, और भी है और सुनना सॉरी, और भी और इम्प्योरिटी भी है। क्या है बेटा? और इम्प्योरिटी दोनों है। हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर डाल दिया एक केमिकल। क्या डाल दिया बेटा? एक केमिकल। इस केमिकल, इस तरह का केमिकल रिएक्शन डालते हैं कि वो और से रिएक्शन करे। मतलब ये मेथड जरूरी नहीं सब मेटल पे काम करे, जिनके लिए काम करे है उनके लिए करेगा। तो कि मैं और से रिएक्शन करे और को इस कंपाउंड में, इससे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे जो वाटर सोल्यूबल हो। कैसा हो बेटा? वाटर है। तो मतलब ये जैसे रिएक्शन करके क्या बना दे बेटा? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ, और कंपाउंड ऑफ इंप्योरिटी आपके नीचे रह जाएगी बेटा। इंप्योरिटी तो वाटर सोल्यूबल नहीं बनी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब वो पानी में घुली हुई है ऊपर है, तो क्या इसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। जैसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे तो अपने पास और आ जाएगी बेटा, वाटर सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल और कंपाउंड, और इम्प्योरिटी इसी कंटेनर में रहेगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से केमिकल रिएक्शन डालेंगे। फिर से क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन डालेंगे जो और से रिएक्शन करे, और क्या कर दे बेटा, और को प्रेसिपिटेट कर दे। और को क्या कर दे? हमें क्या मिल जाए बेटा? वाटर इनसोल्यूबल और नीचे मिल जाए। तो क्या हमारी और साफ होगी कि नहीं होगी? और वाटर इनसोल्यूबल और, फिर से हमारे क्या बन जाए? वाटर इनसोल्यूबल। क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो मेथड समझ में आ गया क्या है कि भाई हमें केमिकल रिएक्शन डालेंगे, वो उसको वाटर सोल्यूबल बनाएगा, फिर उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसमें फिर एक केमिकल रिएक्शन डालेंगे, पानी साफ। बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे हमने सबसे पहले इस ये मेथड पढ़ना है बेटा, देखो, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिना, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिना। बॉक्साइड क्या है बेटा? Al2O3 डॉट H2, Al2O3 डॉट टू H2। ये हमारे पास क्या है बेटा? बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम की और, एल्यूमिनियम की मेन और रही है ये बॉक्साइड। क्लियर है? तो ये हमारे पास है बेटा बॉक्साइड। क्या है बेटा? बॉक्साइड। इस बॉक्साइड में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से, कि ये कंटेनर में है बेटा, सेम पहले वाली कहानी है। हम इसमें क्या डालते हैं बेटा? NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं? NaOH। जैसे NaOH डालते हैं हमें मिलता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या मिलता है बेटा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये कोई वाटर इन ये अभी भी वाटर इनसोल्यूबल है। ये कैसा है? वाटर इनसोल्यूबल अभी भी। क्लियर है? ये बनता है, ये मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट खुद पानी से रिएक्शन करता है और बनाता है बेटा AlOH3, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है बेटा? ये वाटर सोल्यूबल है। ये कैसा है बेटा? मतलब यहां से हम यहां पहुंच गए।
सारी एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ऊपर आ गई, इंप्योरिटी नीचे बच गई। ये क्या हो गया बेटा? वाटर सोल्यूबल। कैसा हो गया बेटा? वाटर सोल्यूबल। इसका कोऑर्डिनेट नाम भी पूछ सकता है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है, यहां पहुंच गए बेटा, तो इसको पोर करके इधर ले आएंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, CO2 गैस का फ्लो करते हैं। किसका फ्लो करते हैं बेटा? CO2 गैस का। ये हमारे पास है सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ हाँ, दोनों मेथड दोनों से कर रहे हैं। एक तरीका तो है कि इसको भी हीट वीट कर ले, और एक है इसमें CO2 गैस फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? CO2। जैसे हम CO2 गैस फ्लो करेंगे, क्या मिलेगा बेटा हमें? Al2O3 सॉलिड डॉट XH2O प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई। इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हीट। और हमें क्या मिल जाता है? Al2O3 सॉलिड। और ये कौन है? एल्यूमिना। कौन है? यहां तक समझा? बोलो कोई दिक्कत है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? इसको मतलब यहां से यहां पहुंच गया है ना, यहां से यहां आने का एक तरीका तो ये रहा कि आप इस तरह से आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है बेटा? क्या हो, कहीं एक और तरीका किसी किसी बुक में लिखा रहता है, सोडियम AlOH4। क्लियर? एक मिनट, हमने सॉलिड गलत लिख दिया, तो एक्वस है ना बेटा, सॉरी, पानी में घुला हुआ था नहीं तो। कौन सा? ये तो सॉलिड बनेगा ना, प्रेसिपिटेट तो सॉलिड ये। हाँ ये भी सॉलिड है बेटा, सॉलिड लिखा है ना। H2 तो बस वैसे लिख दिया, स्लाइड है ना। ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक तरीका क्या होता है बेटा, हम इसमें H प्लस इन H2 डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? H प्लस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हमें AlOH3 की क्या मिलती है? व्हाइट PPT। क्या मिलती है? AlOH3 की क्या मिलती है बेटा? व्हाइट PPT। और इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। और हमें क्या मिल जाता है? एल्यूमिना। क्या मिल जाता है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या आना है, ये दोनों मेथड एनसीईआरटी में साथ लिखे हैं यहाँ पे, प्लस एक लिखा हुआ, एक एनसीईआरटी में नहीं है ना। अब जो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत सिंपल सा है, रिएक्शन थोड़ी पूछना है। या तो वो क्या करेगा, रिएक्शन लिख के बीच का एक चीज गायब कर देगा, या क्या पूछेगा कि जब NaOH से रिएक्शन कराई तो वाटर इनसॉल्युबल क्या बना था? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। वाटर सोल्यूबल क्या बना था? सोडियम में एल्यूमिनेट। फिर हटाने के लिए आपने कौन सी गैस यूज की? वापस CO2। हमारी बात में ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस किया था। ये क्वेश्चन आने हैं। कहानी समझ में आई बड़ा? देखो ये ऊपर जो ये तो है कंसेप्ट, तो ये समझ में आया कंसेप्ट कैसे चला है। अगर जो अपन सीधी रिएक्शन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, लेकिन इसको भी याद रखो, इससे एकदम डिट्टो समझ में आता क्या हुआ था। हमारी बात समझ में? छाप लो बेटा से। डाइजेशन था और एक Al2O3 प्योर Al2O3 डाला था ताकि सीडलिंग मेथड 2-3 टर्म में मुझे होता है। वो आगे चिंता मत, इसके जब आगे पढ़ाएंगे तब पूरा पढ़ाएंगे, एक साथ कराएंगे ना मेटलर्जी। आगे इसके आगे भी प्रोसेस होगी ना, तब एक साथ ले लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ब्लीचिंग समझे क्या होती है जस्ट। क्लियर है? जब अपन लास्ट में बोलेंगे ना एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, तो इसमें शुरू से लेंगे। क्लियर है? तभी मैं बोलूंगा लीचिंग, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर? तब समझते जाएंगे, जब छोटे छोटे टर्म्स और समझते जाएंगे। बस पूरा का पूरा ले लेंगे जब एनसीईआरटी वाइज कवर करेंगे ना। एक बार पहले छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं, भाई लीचिंग क्या है, ये क्या है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? आगे चले, नेक्स्ट लिखो बेटा, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। दोनों का सेम ही मेथड है। इससे क्यों हो रही है? चली तो गई थी। अबे, तुम में से कोई काला जादू कर रहा होगा। अब जो हमने क्या किया बेटा, इसको M मान लिया। क्या मान लिया? M। मेटल को Ag और गोल्ड दोनों का सेम मेथड है। ये रिएक्शन करता है बेटा साइनाइड से, प्रेजेंस इन H2O प्लस O2, और फॉर्म करता है बेटा
ये कम सॉरी -1 49 +3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो बेटा सबको? अपने मेटल है वो रिएक्शन कर लिया, मतलब यहाँ पहुंच गए, आ रहे समझ में? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बन गया अपने पास में। अब हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन क्या बनता है। ये अपने पास MCN2 है बेटा, इसकी हमने जिंक से रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन करा दी? ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है। किसी में पढ़ा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सिर्फ क्या पढ़ा है? हम इसमें जिंक डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? जिंक। जैसे हम जिंक डालेंगे तो आपको पता है कि सिल्वर और गोल्ड नीचे आते हैं और जिंक के सामने वो ऑक्सीडाइज है। भाई अगर मैं इस सॉल्यूशन में जैसे जिंक को डालूंगा, जिंक कहेगा अच्छा तो तुम ऑक्सीडाइज हो मेरे सामने, ये मेरे बर्दाश्त की बात है, चलो रिड्यूस हो जाओ। चलो क्या हो जाओ? और रिड्यूस हो जाओ तो वो क्या करेगा? उनको रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? ZnCN4। प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो क्या जिंक के अलावा कोई और भी मेटल यूज हो सकती है? कि हाँ, वो सब हो सकती है। मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर और गोल्ड से कम है, ऊपर वालों का कम होता है ना। तो क्वेश्चन यही आएगा। क्लियर है कि कौन सी मेटल है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं? अगर वो मुझे वैल्यू डाटा देके पूछ लेते तो कोई टेंशन नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है। जो इससे ऊपर है सारी सल्टाएंगे, लगभग मेटल सब इनसे ऊपर ही है, लगभग मेटल इनसे ऊपर ही है। हरी बात समझ में? क्या चीज समझ में आ गई बेटा? कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब हमसे क्या करता है वो, भाई साहब लिख के पूछ लेता है यहाँ कौन था। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और जिंक यूज होता ही है, जनरली कौन यूज होता है? जिंक करते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए हमने पढ़ा, बाकी और भी मेटल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हरी बात में देखो, यहाँ ये ZnCN4 2- बना है। अब इस मेथड को, इसको यूज क्यों क्या करते हैं? ZnCN4 बना तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजर डालूंगा CuSO4, ZnS बन जाएगा। ZnS को क्रॉस फ्लोटेशन फिर से निकाल लूंगा। हरी समझ में? वेस्टेज कुछ नहीं हुआ ना। देखो ये बन रहा था क्रॉस फ्लोटेशन में, डिप्रेसेंट में, डिप्रेसेंट नहीं तो बनाया था, वापस निकाल सकता हूँ ना इसे। तो इससे क्या जिंक में हमें वेस्टेज नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारे पास थे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ और करने के तरीके। कंसंट्रेशन ऑफ है और करने के तरीके, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखो बेटा, 4 तरीके। ठीक है, 1 बाय 1 अपने पढ़ लिए। नेक्स्ट लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ और, ऑक्सीडेशन ऑफ और, हमें और को ऑक्सीडाइज करना है। तो और को ऑक्सीडाइज करने के 2 तरीके होते हैं। क्लियर है? पहला तरीका होता है बेटा कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग। तो टेबल बनाओ और एक तरफ लिखो कैल्सिनेशन, एक तरफ लिखो रोस्टिंग। तो बेटा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अगर अपन बात करें, एक्चुअली बात है कि भाई कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। तो देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हमें बेटा क्या करना होता है कि ओर को गर्म करना होता है विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना है बेटा? ओर को हीट करना है, लेकिन अभी रुको। और जबकि रोस्टिंग में भी क्या करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन लिमिटेड, जितनी जरूरत है उतनी, एक्स्ट्रा नहीं। आ रही बात में? तो पहले वाले में लिखो हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ, हीटिंग ऑफ ओर in the absence of, heating of ore in the absence of air, heating of ore in the absence of air below its melting point, below its melting point of metal। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करना, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं हो जाना चाहिए। हमारी बात में रोस्टिंग में लिखो हीटिंग ऑफ और, हीटिंग ऑफ और in the limited supply of air, in the limited supply of air below its melting point।
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? अब जो कैल्सिनेशन है वो कैरिड आउट होती है कार्बोनेट और ऑक्साइड और की, किनकी होती है? लिखो, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फॉर, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड और, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड और। जो कार्बोनेट और ऑक्साइड और होती है ना बेटा, उनके लिए कैल्सिनेशन किया जाता है। उनके लिए क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन। अगर रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग उनके लिए की जाती है जो सल्फाइड और हो। तो लिखो, जिनमें मॉइस्चर वॉइस्चर तो उसमें उड़ जाती है बेटा कैल्सिनेशन में। इधर लिखो बेटा, रोस्टिंग कैरिड आउट फॉर सल्फाइड और, रोस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर सल्फाइड और। रोस्टिंग किसके लिए कैरिड आउट होती है बेटा? सल्फाइड और के लिए। हमारी बात में अब देखो, जनरली अगर मान लो ऑक्साइड और है, जैसे मेरे पास Fe2O3 है, ये पहले से ही ऑक्साइड और है, इसमें XH2O प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्चर है, तो हीट करते भाग जाएगा पानी तो। जैसे आपके पास कार्बोनेट और है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो अभी मैं ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो है ना अंदर, ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? ऑक्साइड तो बनाना है, तो आपको मिल जाएगा ना अंदर। लेकिन जैसे सल्फाइड और आपके पास ZnS, इसका ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाना है तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा ना बेटा। जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, कितने हो गए? 2 और 1 3, 3/2। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे हमारे पास है PbS, तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी भाई, PbO प्लस SO2 गैस। जैसे हमारे पास है Cu2S, Cu2O प्लस SO2 गैस। तो मतलब जिसके पास खुद के पास अगर हो तो देने की जरूरत है नहीं। अरे बात में इनको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ेगी तभी तो ऑक्साइड बनेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, अब जो कैल्सिनेशन है ना बेटा, उसमें अपन हीट कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक मॉइस्चर होती है ना, वो हीट करने पे क्या हो जाती है? डिकम्पोज होकर गैस के रूप में भाग जाएगी बाहर। तो कैल्सिनेशन में लिखो, जैसे मैं अपने पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्लियर है, या फिर कोई मेथेन वेथेन हो गई, क्लियर है, या हाइड्रोकार्बन हो गया, कोई कोई भी हाइड्रोकार्बन जो साथ में होगा, तो हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डिकम्पोज होकर भाग जाएगा बाहर। ठीक है, तो लिखो, मॉइस्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉइस्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉइस्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is present get destroyed, present get destroyed, जो प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है बेटा? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय, डिस्टॉर्टेड। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, मतलब टूट जाएगी, टुकड़ों में टूट के निकल जाएगी। अब अगर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी है बेटा, क्लियर है, अब जो ध्यान से रिवर बैटरी फर्नेस पर नाम हो जाएगा ना, उसका नाम है। अब जो नॉन अपने पास कैसी है बेटा? नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी, जैसे अपने पास है आर्सेनिक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनको क्या करते हैं? इनके ऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं। किसके रूप में बाहर निकालते हैं? और ये होता है रोस्टिंग में। किसमें होता है? तो रोस्टिंग में लिखो, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी, ब्रैकेट में लिख देना आर्सेनिक, सल्फर, फॉस्फोरस आर रिमूव्ड, आर removed in the form of their volatile oxide, in the form of their volatile oxide।
तो रोस्टिंग में इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टिंग में हो सकता है, कैल्सिनेशन में नहीं हो सकता, वहां तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। क्लियर है भाई? ऑक्साइड तभी बनेंगे जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो, और ऑक्सीजन की सप्लाई किसमें है बेटा? रोस्टिंग। हमारी बात समझ में? नेक्स्ट लिखो बेटा, जो रोस्टिंग है जिस इंस्ट्रूमेंट में होती है उसका नाम है रिवर बैटरी फर्नेस। क्या है बेटा? लिख लो, रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन रिवर बैटरी फर्नेस। रिवर बैटरी फर्नेस रोस्टिंग किस में होती है बेटा? कि सर रिवर बैटरी फर्नेस में होती है। बोलो कोई दिक्कत है? टेबल करो बंद। नहीं, कैल्सिनेशन उसमें नहीं, कैल्सिनेशन तो कहीं करवा लो, क्या दिक्कत है? रोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट कार्य है ना, कि आपको सप्लाई लिमिटेड रखनी है। इसमें तो क्या हीट करना है, एयर को मत आने दो। क्लियर है? अब तो बड़ा ध्यान से कि देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो दोनों होती है ना बेटा, दोनों में आप क्या करते हो? हीट करते हो। और आपको पता है इम्प्योरिटीज जो है वो SO2 गैस, ये सारी गैस, ये गैस, H2O गैस, जब ये गैस निकलेंगी तो एक सॉलिड में से जब ये गैस निकलेंगी तो क्या वहां होल्स बन जाएंगे? जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में जमीन होती है ना, वो फट जाती है, दरारी पड़ जाती है ना, गर्मी पड़ती है, अंदर से पानी बाहर निकलता है, जमीन फट जाती है। अबे चुप रहे। क्लियर है? तो वे क्या होता है बेटा, मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाता है, वहां मॉइस्चर खत्म होती है और जमीन फटने लग जाती है। जमीन में से थोड़ा बहुत अंदर होता है ना, वो बाहर निकलता है। इसलिए अंदर जमीन के 100 फुट से नीचे से नहीं आता, तो थोड़े बहुत ऊपर वाली मॉइस्चर में होता है वो बाहर निकलता है। आपने ये चीज अब घर पे भी देखा होगा, जो हलवा बन रहा होता है तो उसमें छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं ना, तो वहां पे होल्स होते हैं, लेकिन हलवा थोड़ी देर बाद में उसको कवर कर लेता है कि वो थोड़ा इसमें होता है। लेकिन सोच के देखो, सॉलिड है, उसमें से अगर एक गैस बाहर निकली तो वो लिक्विड तो था नहीं कि वापस उसे कवर कर ले। क्लियर है? तो इसमें क्या बन जाते हैं बेटा? होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? होल्स। तो इन्हें क्या बोलते क्या? तो दोनों में होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या करती है बेटा? पोर्स क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? पोर्स। तो लिखो, ड्यू टू कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, due to calcination and roasting, pores created in ore। हरी बात में क्या? फाइन पाउडर किसमें? फाइन पाउडर थी ना, पहले उनको ग्राइंड, बट वो वहां पे थी, यहाँ पे आने के बाद में और फाइन पाउडर में नहीं थी। जब इसमें आती है तब अपने पास क्या होती है बेटा? मेटल, वापस मेटल फॉर्म में होती है, फाइन पाउडर में नहीं होती है। पहले उसको फाइन पाउडर बनाया, फिर उससे इम्प्योरिटी हटाई, फिर उसे पिघाल के इसके अंदर लाए। ठीक है? और फिर वापस, हाँ वापस से, फिर हाँ, तो बहुत लंबी प्रोसेस, अपन तो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और अपने पास रहती है तो, और वो तो उसमें साफ करने का तरीका है ना, इसमें साफ करते समय ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अपने पास मेटल होती है, वो फाइन पाउडर भी होते हैं ना, तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं होते कि एकदम कि भाई पाउडर ही लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। हाँ, वहां पाउडर यूज करते हैं, फिर उसको वापस से क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा पिघाल के लाते हैं और फिर हमें फिर रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? रोस्टिंग। नेक्स्ट लिखो बेटा, फ्लक्स एंड स्लैग। जो फ्लक्स एंड स्लैग टॉपिक में पहले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काम आएगा रिडक्शन के बाद में। क्लियर है? क्योंकि बीच में आता है उनके, तो बीच में पढ़ाया नहीं जा सकता। क्लियर है? जब अपन रिडक्शन पढ़ेंगे ना ऑक्साइड और का, उसमें आता है, तो इसको अपन पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले, क्योंकि वो बीच में फिर हम रिडक्शन पढ़ेंगे तो बीच में ये अपनी नोटंगी घुसाएगा, तो पहले पढ़िए, खत्म कर देते हैं। थोड़ा फ्लक्स एंड ओर की अगर अपन बात करें, फ्लक्स एंड स्लैग की बात करें, कि जैसे अपने पास ओर है बेटा, अपने पास क्या है बेटा? ओर। अपने ओर में अब क्या बच गया बेटा? मेटल बच गया, मतलब मेटल बच गया, ऑक्साइड जो भी है मेटल बच गया। अब भी कुछ इंप्योरिटी बच गई। क्या बच गई बेटा? इंप्योरिटी। और ये इंप्योरिटी ऐसी बच गई जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली। अगर ऐसी इंप्योरिटी बच गई जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? हाई। और जिनके बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्रैक्टरी नेचर। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी नेचर। रिफ्रैक्टरी नेचर का मतलब क्या होता है? जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो बेटा? हाई। ऐसी इंप्योरिटी बच गई तभी इस कंसेप्ट का यूज करना है, वरना करने की जरूरत है नहीं है। आ रही बात में? तो लिखो बेटा, ना ना फ्लेक्स इनको नहीं समझाऊंगा क्या होता है, पहले तो समझिए क्या होता है। तो हमारी इंप्योरिटी कैसी बच गई बेटा?
अब हम लिखो बेटा, impurity those have high melting point, impurity those have high melting point, impurity those have high melting point are non fusible in nature, आर नॉन फ्यूजेबल इन नेचर। नॉन फ्यूजेबल इन नेचर से मेरा मतलब क्या हुआ कि सर नॉन फ्यूजेबल इन नेचर से मतलब है कि इंप्योरिटियां क्या हो नहीं होती बेटा, फ्यूज नहीं होती, मतलब पिघलती नहीं है। इंप्योरिटी क्या नहीं होती बेटा, पिघलती नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, तो पिघलती नहीं है, नॉन फ्यूजेबल इन नेचर। दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटी नोन एज रेफ्रैक्टरी इन नेचर, दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटी नोन एज रेफ्रैक्टरी इन नेचर। ऐसी इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेफ्रैक्टरी इन नेचर। हमें इन इंप्योरिटी को हटाना है बेटा, हमें इन इंप्योरिटी को क्या करना है, हटाना। तो हमारे पास क्या है बेटा, जो इंप्योरिटी है वो कैसी है बेटा, हमारी इंप्योरिटी नॉन फ्यूजेबल है, इसे फेंकना है बाहर। हम क्या करते हैं, कंपाउंड डालते हैं, वो कंपाउंड क्या करता है, इनके साथ जाके रिएक्शन करता है, उस कंपाउंड का नाम रख दिया हमने फ्लक्स। क्या रख दिया, फ्लक्स। वो इनके साथ जाके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में जो नया कंपाउंड बनता है वो फ्यूजेबल मास होता है। कैसा होता है बेटा, फ्यूजेबल मास। आ रही बात समझ में, मतलब वो इंप्योरिटी के साथ जाके रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, वो कंपाउंड फ्यूजेबल होता है। क्या होता है बेटा, फ्यूजेबल। उस फ्यूजेबल मास को बोलते हैं स्लैग। तो फ्लक्स क्या है कि वो कंपाउंड जिसने जाके रिएक्शन की और जो कंपाउंड बना, स्लैग। तो स्लैग क्या है, वो फ्यूजेबल मास स्लैग है, और फ्लक्स जिसने जाके रिएक्शन की। आने समझ में आई बेटा, तो फ्लक्स में लिखो, फ्लक्स which combine with flux which combine with non-fusible impurity, flux which combine with a non-fusible impurity and fusible mass form fusible mass, clear? This fusible mass known as slag, this fusible mass known as a slag, this fusible mass known as a slag। ये फ्यूजिबल मास क्या कहलाता है बेटा, स्लैग। बोलो कोई दिक्कत है, उतार लो बेटा इसे, डब्बा उतार लिया। नेक्स्ट को बेटा टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। तो एक तरफ लिखना एसिडिक फ्लक्स, दूसरी तरफ बेसिक फ्लक्स। दूसरी तरफ क्या लिखोगे बेटा, बेसिक फ्लक्स। लिख लिया बेटा। तो बेटा एसिडिक फ्लक्स क्या होगी, इस फ्लक्स को हम कब यूज करेंगे, जब इंप्योरिटी बेसिक हो। इंप्योरिटी बेसिक हो तभी तो एसिड को डालेंगे, तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो लिखो एसिडिक फ्लक्स में, is used when impurity in basic in nature, it used when impurity in a basic in nature, impurity basic in a nature। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लेना SiO2। हमारे एग्जाम सिलेबस में एक ही एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है, वो कौन है, SiO2। अब देखो बेटा, जब हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं, किसकी मेटलर्जी पढ़ते हैं, कॉपर की मेटलर्जी में आयरन ऑक्साइड होता है। कौन होता है बेटा, FeO। और FeO एक बेसिक फ्लक्स, बेसिक इंप्योरिटी। कैसी है बेटा, क्योंकि बेटा मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ये बेसिक है बेटा, बेसिक इन नेचर है। अब सोच के देखो, कॉपर के अंदर अगर आयरन प्रेजेंट है तो सिंपल सी कहानी है, आयरन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो होगी ना रिफ्रैक्टरी इन नेचर। कॉपर जहां पिघलता है वही है पिघलता है, आसपास ही है, तो खोल दिया यार, तेरा मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं है, कि यार इंप्योरिटी तो कॉपर के लिए तो आयरन इंप्योरिटी है, हमारे लिए होगा मेटल। अब और ऊपर से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, हमें इसे हटाना है। और बेसिक नेचर का कैसा है, हम क्या करते हैं इसमें, इसको जब कॉपर की मेटलर्जी आगे चले पूरा पढ़ेंगे तब देखेंगे, मैं इसमें SiO2 डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, SiO2 से रिएक्शन करके क्या बना ले,
और ये क्या है, स्लैग। ये फ्यूजिबल है, ये कैसा है, फ्यूजिबल। आ रही बात समझ में? तो लिखो, इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, in the metallurgy of copper, iron oxide is a basic impurity. In the metallurgy of copper, iron oxide is basic impurity. So we use acidic flux SiO2. So we use acidic flux SiO2. और लिख लो इसे, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बेटा। अब बेटा हम बेसिक फ्लक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेसिक फ्लक्स की। बेसिक फ्लक्स कब यूज करोगे रे, तो लिखो, when impurity are acidic in nature, when impurity are acidic in nature, when impurity are acidic in nature, when impurity are acidic in nature। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो बड़ा क्या होता है कि जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ता हूं ना, जो SiO2 यहाँ फ्लक्स बन के घूम रहा है, क्या बन के घूम रहा है, फ्लक्स बने घूम रहा है ना, वो आयरन वाले में क्या है बेटा, इंप्योरिटी है, तो आयरन के हटाना पड़ेगा। तो लिखो, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, SiO2 is main impurity in the metallurgy of iron, SiO2 is main impurity ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एसिडिक impurity। so we use basic flux limestone, so we use basic flux limestone। ये जो लाइमस्टोन होता है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जाके क्या करता है, इस Si2 जो इम्प्योरिटी है, जो कि किस नेचर की है बेटा, एसिडिक। कैसी है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, जाके उसके साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम SiO3, जो कि आपका क्या है, स्लैग। क्या है, और ये क्या है बेटा, फ्लक्स। अब देखो ये जब मैं अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो बीच में आएगा, तो पहले से पढ़ा पढ़ो के सल्टा दिया अपन ने, क्लियर है। वहां पे सिर्फ इतना बोलेंगे फ्लक्स का नहीं, खत्म, वहां पे इतना सारा पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अब देखो जनरली क्या होता है, स्लैग होता है ना, इसकी डेंसिटी क्या होती है, इससे मेटल से कम होती है, क्लियर है। तो लिख देना, स्लैग, स्लैग is lighter than molten metal, slag is lighter than molten metal। so it float over it, so it float over it। ये इसके ऊपर क्या करता रहता है बेटा, तैरता रहता है। अब दो तीन लाइन छोड़ देना, अपन वापस आगे पढ़ेंगे इनके यूज, फ्लक्स और स्लैग के यूज क्या है। तो जब अपन आगे यूज पढ़ेंगे तो आके देख लेंगे, वहां समझ में आ जाएगा तो यहाँ आके लिख लेंगे, ठीक है। दो लाइन छोड़ देना, दो क्या मतलब चार लाइन छोड़ दो, कम ज्यादा हुआ तो रोना नहीं होगा। कितनी लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो, एलिंगम डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, एलिंगम डायग्राम। मैं बना रहा हूं, तुम भी बना लो। बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, साथ साथ बनाओ।
तो बस तो नहीं गया सारे। अरे ये याद नहीं करना, इसे लिखा है बस, ये ऊपर नीचे है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कौन याद कर रहा है, पूछ कौन रहा है इसको। तेरे से तो कम ही बुरा है। चलिए बेटा, अब जो बेटा एलिंगम डायग्राम है क्या, एलिंगम डायग्राम बेटा प्लॉट है किसके बीच में, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्मेशन की गिव्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर, एंड ए टेम्परेचर। तो लिखो प्लॉट बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी, प्लॉट बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, किसकी गिव्स फ्री एनर्जी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ब्रैकेट बंद एंड टेम्परेचर। पहली बात तो एक ग्राफ किन के बीच में, ये समझ में आया बेटा। आपने एक चीज देखी बेटा इस ग्राफ में कि हर बार एक ही मोल ऑक्सीजन लिया गया ताकि कंपैरिजन हो सके, ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन एक मोल ली गई है। तो लिख देना इन एलिगम डायग्राम गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कम ज्यादा नहीं किया है। हमारी बात समझ में, हर बार क्या लिया है, एक मोल ऑक्सीजन के बेस पे बनाए हुए ग्राफ है। ठीक है, ऑक्सीजन को हमेशा, तो अभी आगे भी ध्यान रखें ऑक्सीजन एक मोल ही होनी चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें पता है बेटा कि गिव्स फ्री इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए मैं बात करूं, किसके लिए बात करूं बेटा मैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में ध्यान समझना, मुझे पता है डेल्टा जी किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा एच माइनस ए टी डेल्टा एस। तो ग्राफ तो आपने किसके बीच में खींचा है, डेल्टा जी और टी के बीच में। तो इसका मतलब इस ग्राफ का इंटरसेप्ट कौन है बेटा, डेल्टा एच, और स्लोप कौन है बेटा, माइनस डेल्टा एस। अब अगर मैं बात करूं ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड बन रहे हैं और सारे ऑक्साइड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ऑल ऑक्साइड फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक, क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। तो ऑल ऑक्साइड फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक। कैसे हैं बेटा, अगर सारे ऑक्साइड एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा हुआ, नेगेटिव। तो ग्राफ का इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा, इंटरसेप्ट और ऑल ग्राफ कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। तो आप देखते हो कि ग्राफ हमेशा किससे शुरू हो रहा है बेटा, नेगेटिव से। जीरो तो ऊपर, मतलब जीरो से नीचे मतलब नेगेटिव हो गया, सारे सारे क्या हो रहे हैं, नेगेटिव। तो पहली बात समझ में आया नेगेटिव से क्यों बन रहा है, क्लियर है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ, अगर मैं बात करूं फॉर मोस्ट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, फॉर मोस्ट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, आपके पास एक मेटल सॉलिड होगा
जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा M2OX। एक्स मेटल की वैलेंसी, सॉलिड। क्या हो रहा है बेटा, गैस है वो किस में जा रही है, सॉलिड में जा रही है। रिएक्टेंट में क्या है बेटा, सॉलिड और गैस, प्रोडक्ट में सिर्फ सॉलिड। तो एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, गैस सॉलिड में जा रही है तो एंट्रोपी घटेगी। एंट्रोपी यही तो है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है बेटा, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो बेटा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बेटा, डेल्टा एस क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस है। तो प्रोडक्ट में तो सॉलिड है, अरेंज्ड है, रिएक्टेंट में गैस है, तो डिसअरेंज से अरेंज में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ के लिए डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्लोप फॉर मोस्ट ऑफ ग्राफ, मोस्ट ऑफ ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पहले से माइनस डेल्टा एस था और डेल्टा एस भी नेगेटिव, स्लोप कैसा है। तो आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ ग्राफ ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, समझ में आ गया, मोस्ट ऑफ ग्राफ ऊपर खींच रहे हैं, ये समझ में आ गया। तो हमसे यही क्यों सुनाने कि ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं, समझा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए CO2 गैस, क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड रिएक्ट करता है O2 गैस से और फॉर्म करता है CO2 गैस। तो प्रोडक्ट में एक मोल गैस, रिएक्टेंट में एक मोल गैस, नियर बाई क्या है बेटा, चेंज है, कोई चेंज है। तो चेंज इन स्लोप क्या है बेटा, डेल्टा एस, यहाँ जीरो आ रहा है, तो इसका स्लोप कैसा आएगा बेटा, जीरो। और अगर इसका स्लोप जीरो है तो देखो खींच के सीधी लाइन आई, समझ में आया। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका भाई स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो स्लोप हट गया तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीओ गैस, सीओ गैस का ऑक्साइड बनाना। सीओ गैस का ऑक्साइड कब बनेगा, कार्बन सॉलिड रिएक्ट करता है O2 गैस से और क्या बनाता है, सीओ गैस। तो दो से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोल रखनी है। अब देखो बेटा प्रोडक्ट में ज्यादा मोल गैस बन रही है, ऐसे ग्राफ के लिए डेल्टा एस कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो स्लोप फॉर दिस ग्राफ क्या आएगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये ग्राफ समझ में आया, ये किस ग्राफ के क्वेश्चन है, क्लियर है। ग्राफ ही तो याद थोड़ी करना है, क्वेश्चन क्या है वो तो ये थर्मोडायनेमिक्स है ना। मोस्ट ऑफ ग्राफ ऊपर क्यों गए, स्लोप पॉजिटिव है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव। एक ग्राफ नीचे क्यों है, क्योंकि उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव थी तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। सीधा क्यों गया, आगे बात समझ में। अब चलो ये लिख लो पहले, ये सारा लिख लो फिर पढ़ाते हैं। तो देखो एलिगम डायग्राम गंदा नहीं है, समझना ही तो कहानी क्या है, याद थोड़ी करना है। अब थोड़ा ध्यान से, इस ग्राफ में जो ये दो तीन मोड़ आ रहे हैं ना, ये मोड़ क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मेटल पिघल जाता है, पिघल जाता है तो एंट्रोपी बदल जाती है, एंट्रोपी बदल जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या जाता है बेटा, चेंज, की स्लोप तो एंट्रोपी में आता है। तो लिखो बेटा, सडन चेंज इन द ग्राफ, सडन चेंज इन द ग्राफ, सडन चेंज इन द ग्राफ sudden change in the graph due to melting of metal, due to melting of a metal, मेटल की मेल्टिंग हो जाती है, क्लियर है, ऐसे समझ में आ गया। लिखो, पॉइंट एट विच सडन चेंज अकर, सडन चेंज अकर नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब हमसे ग्राफ पूछ लेता है एलिगम का, डरने की कोई टेंशन नहीं है। याद रखो, जिंक और मैग्नीशियम में घुमाना है, इनका किसी घुमाना नहीं है। कार्ब CO का नीचे, CO2 का सीधा है,
बाकी सब ऊपर, बाकी सब है ऊपर। ग्राफ पूछ लिया, जिंक का बताओ, याद होना चाहिए, मोड आएगा, क्या आएगा, मोड आएगा। याद टेम्परेचर याद तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। जिंक और मैग्नीशियम में मोड है, जिंक और मैग्नीशियम में मोड है, बाकी सबके ग्राफ ऊपर जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का नीचे आएगा, CO2 का सीधा जाएगा। अब ये तो ग्राफ याद हो गए। अब जो काम की चीज क्या थी कि सर हमें दो तीन चीजें समझ में आ गई। एक तो चीज क्या समझ में आ गई बेटा, किसके क्वेश्चन में ये बना क्यों, ये समझ में आ गया। हमसे पूछ लेता है वो ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, सीधा क्यों जा रही है, सडन चेंज क्यों आया, ये हमें समझाना आना चाहिए अगले को। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। मेल्टिंग किसकी होती है, मेटल की, ऑक्साइड की नहीं, मेटल की। किसकी होती है, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि बेटा इसका मेन काम क्या है, क्योंकि जो नीचे वाली मेटल है ना बेटा, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। क्यों, क्योंकि बेटा डेल्टा जी का डिफरेंस है। डेल्टा जी का क्या है, डिफरेंस। अगर जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिखो, will magnesium reduce aluminium oxide, will magnesium reduce aluminium oxide, इसका डेल्टा जी दिया है बेटा -100 किलो जूल। टू एल्यूमिनियम प्लस, सॉरी नॉट टू, 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है O2 से और फॉर्म करता है 2/3 Al2O3। इसका डेल्टा जी दिया है बेटा -1050 किलो जूल, ऐसा लिखा हुआ है। और कहा है कि क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है क्या। तो आपको कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा Al2O3 से, फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस क्या है, ये 2 ये 3, तो ये 3। ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, या डेल्टा जी निकाल लो। क्या निकाल लो, डेल्टा जी। हमने थर्मोकेमिस्ट्री खूब पढ़ी है। मैग्नीशियम कौन सी इक्वेशन देगी, पहली वाली, लेकिन मुझे चाहिए 3, उसमें कितने, 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 से, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा सीधा रखना है, प्लस मुझे चाहिए Al2O3 नीचे वाली में, उल्टा करने की जरूरत है, और साथ में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, लेकिन उल्टा कर देंगे, उल्टा के थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा, उल्टा करके जोड़ देंगे। तो बताओ डेल्टा जी कैसा आएगा बेटा, ऑल ओवर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब मैग्नीशियम कर देगा, मतलब मैग्नीशियम है। अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है तो नहीं करता। क्या ये बात समझ में आई बेटा, तो नीचे वाले का मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड की बैंड बजाएगा, नीचे वाले का ऑक्साइड नहीं, नीचे वाली मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी। तो तेजी से लिखो, समझ में आ गया लिखम डायग्राम, आसान सा डायग्राम, बस समझना है तो कहानी को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत है नहीं है। मेटलर्जी की तुम्हें मॉडल नहीं मिला क्या, मिल रहा क्या ना, तो हटा लो मेटलर्जी वेटलर्जी सारे। सॉलिड नहीं है क्या, अरे ठीक है यार, पढ़ा दो माता हूँ। चलो जी, लिख लिया है ना, 1 साल पर पढ़ती नहीं है तुम, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, काम होती है अपन एग्जाम्पल ये करा दिया था। तो अब पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब मेन काम क्या हो गया बेटा कि जो मेटल नीचे वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड की बैंड है, तो क्या मैग्नीशियम हमेशा बजा देगा क्या, तीसरा हमेशा नहीं बजाएगा। एक सेकंड में यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वाला टेम्परेचर बेटा थोड़ा सा चेंज करोगे, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये यहाँ नहीं था बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये यहाँ पे था। ये था कि बड़े 1473 से ऊपर मैग्नीशियम ऊपर चला जाता है। मैग्नीशियम ग्राफ क्या चला जाता है ऊपर, वो मैंने वहां गलती से लिख दिया। क्लियर है? अब तो ध्यान से, एक मिनट ध्यान से, तो बड़ा यहाँ पे 1473 है हमारे पास में, तो ये ग्राफ देखो ध्यान से, यहाँ की जगह यहीं पे था, थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर चला गया, क्या मैग्नीशियम कर पाएगा? ये ग्राफ मैग्नीशियम का है ना, तो मैग्नीशियम तो एल्यूमिनियम से ऊपर चला गया, तो क्या वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा? इससे नीचे नीचे, इससे नीचे। हमारी बात में अब देखो ध्यान से, हमें मेनली तो कार्बन से करना है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम से कौन नहीं करता है। क्लियर है कि सर कार्बन से करना है, मतलब मैंने कहा कार्बन से करना है। देखो ध्यान से कि ये कार्बन है, ये क्या है बेटा? कार्बन। क्या कार्बन वाला ग्राफ है? इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से ले लेते हैं। ये अपना क्या है बेटा? कार्बन वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? कार्बन का। अपना स्लोप बड़ा ही गंदा है ना? है? तो ये जो कार्बन वाला ग्राफ है, आप एक टेम्परेचर देखो बेटा, इस टेम्परेचर से ऊपर, अगर इस टेम्परेचर से ऊपर, तो बेटा ये आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड का ग्राफ है, ये वाला किसका ग्राफ है? आयरन ऑक्साइड का ग्राफ है ये वाला। क्या इससे ऊपर है कि नहीं कार्बन? देखो इस पॉइंट से ऊपर कार्बन ऊपर है, ये कार्बन का ग्राफ डॉटेड वाला। क्या कार्बन इससे ऊपर है? तो क्या कार्बन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा? इस आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा क्या? कि सर नहीं, ये तो ऊपर है। तो 673 केल्विन से नीचे तो ये कर ही नहीं सकता। ये करी कि सर ये नहीं कर सकता तो कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो नीचे है, देखो ये तो नीचे है कि नहीं है? और ये कब तक नीचे है? 1073 केल्विन तक। उसके बाद ये भी ऊपर चला जाता है, ये भी कहा चला जाता है? ऊपर। तो 1073 तक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बैंड बजा देगा, और उससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कौन बजाने लगेगा? कार्बन। हरी भाषण में तो लिखो बिलो 673 केल्विन, बिलो 673 केल्विन कार्बन cannot reduce, carbon cannot reduce iron oxide, carbon cannot reduce iron oxide, but above 1073 Kelvin its best reducing agent for iron oxide, आयरन ऑक्साइड के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट लिखो बेटा, बिलो 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड is best reducing agent for iron oxide, but above it cannot reduce आयरन ऑक्साइड। अब देखो हमारे पास आयरन ऑक्साइड ही नहीं होता, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें Fe3O4 भी होता है। तो उसका ग्राफ जरूरी नहीं यही है। ये तो मैंने आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन लिखा है ना, Fe2O3 का फॉर्मेशन अलग होगा। ठीक है, ये तो मैंने आयरन ऑक्साइड का, क्योंकि मैंने तो एलिंगम डायग्राम वाला समझा है ना, अपने पास एग्जांपल में तो Fe2O3 होता है। अपन को जिसका करना है वो कौन है? Fe2O3। नेक्स्ट लिखो बेटा कि एलिंगम डायग्राम के ड्रॉबैक क्या है, तो लिखो ड्रॉबैक ऑफ एलिंगम डायग्राम। देखो बेटा ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ प्योरली थर्मोडायनेमिक्सली बेस है। थर्मोडायनेमिक बेस से मतलब ये कहता होगा या नहीं होगा, लेकिन कब होगा? मतलब ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कब करेगा ये तो बताया ही नहीं, इसने कहा कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? फिजिबिलिटी, टाइम नहीं बताता। तो लिखो
It only tells about thermodynamic feasibility of reaction. It only tells about thermodynamic feasibility of a reduction of metal oxide. Reduction of a metal oxide by reducing agent. Clear? आगे लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला आगे. It does not give any idea about kinetics of reaction. It does not give any idea about a kinetics of a reaction. ये हमें कभी भी काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन तो बताता ही नहीं है. क्लियर है? और इसने बेटा जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वाले जो लाइन लिखी है ना, ये हमेशा इसने माने इक्विलिब्रियम में. किसमें माने? इक्विलिब्रियम में. तो लिखो it always consider equilibrium between reactant and product. क्लियर है? जो कि पॉसिबल है नहीं है. ये इसके क्या ड्रॉबैक है, मतलब ये लिमिटेड टाइम तक आप इसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, हमेशा नहीं. हमारी बात समझ में? तो ये हमारा रिडक्शन का कंसेप्ट समझ में है. अब देखो हमने सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ और पढ़ा, फिर ऑक्साइड बनाना पड़ा. अब हमारा मेन काम क्या था? यही तो हमें करना था, ऑक्साइड का क्या करना था? रिडक्शन. ये तो कंसेप्ट है, रिडक्शन कैसे होता है. अब लिखो बेटा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. अब हमें सीधी मेटल मिलेगी. क्या मिलेगी? मेटल. तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. नेक्स्ट लिखो बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आप उसके अंदर टॉपिक लिखो फिर से रिडक्शन में. उसमें सबसे पहले लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड बाय स्मेल्टिंग. बाय स्मेल्टिंग. क्या करना है बेटा हमें? स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग किसमें करते हैं बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में. किसमें करते हैं? लिख दो ब्लास्ट फर्नेस ब्रैकेट में. किससे करेंगे बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में. देखो करते क्या है इसमें अपन. ये अपने पास क्या है बेटा? थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं. फाइन. तो बेटा क्या करते हैं अपन, यहां से और डालते हैं. क्या डालते हैं बेटा? लाइमस्टोन. हमारा कौन है? फ्लेक्स. कौन है बेटा? फ्लेक्स. और यहाँ से हम क्या डालते हैं? कार्बन ग्रेफाइट, कोयला. ग्रेफाइट नहीं करके बोलो कोयला, वो ग्रेफाइट क्यों डालेंगे? कोयला डालते हैं. बोलो कोई दिक्कत है? नीचे से हम क्या करते हैं बेटा? एयर जाने देते हैं. और ब्लास्ट ऑफ एयर मतलब एकदम गर्म हुआ बहुत तेज. क्लियर है? और ऑक्सीजन को जाने देते हैं. किसको जाने देते हैं? जैसे ही ऑक्सीजन ऊपर जाती है इसको कार्बन मिलता है. कौन मिलता है? कार्बन. और कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? CO2. क्या बनाते हैं? CO2. बर्निंग ऑफ कोयला हो गया बेटा. नीचे सब भट्टे के नीचे जलेगा कोयला. अब ये जब CO2 जलती है तो CO2 जलने के बाद ऊपर जाएगी क्योंकि नीचे से गैस आ रही है. जब गैस ऊपर की तो ऊपर हमारे पास क्या एग्जॉस्ट है तो ऊपर जाएगी. अब ऊपर जाएगी तो ऊपर से कार्बन आ रहा है तो जो ऊपर वाला कार्बन है वो जलेगा लेकिन वो CO2 की प्रेजेंस में जलेगा. और जब कोयला CO2 की प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखो नीचे कार्बन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या था? कार्बन था, CO2 थी. लेकिन ऊपर ऊपर आते आते कौन बन गई? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगी. जैसे ही ऊपर जाएगी इसको कौन मिलेगा? Fe2. और जैसे ये इसको मिलेगा ये कहेगा भाई साहब अपन नीचे है तो क्यों जाओ रिड्यूस. तो क्या कर देगी? Fe3O4 में. यहाँ पे जो आयरन है बेटा अपना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. किसमें बेटा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और यहाँ पे जो आयरन है वो किसमें है बेटा? 6. और कितना हो जाएगा ये? Fe2O4 में ऑल और सम कितने? एवरेज 8/3. एवरेज बताओ कितना आ जाएगा? 8/3. तो क्या पहले से रिड्यूस हो गया बेटा? इस Fe3O4 को फिर CO रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? FeO में. फिर इस FeO को फिर CO रिएक्शन करता है और किस में बना देता है? Fe में. हर बार हमारा निकल क्या रहा है साइड में? CO2. क्या निकल रहा है? CO2.
अब जब हमने इसको शुरू में डाला था तो ऊपर डालते ही कैल्शियम कार्बोनेट तो शुरू में कह दिया अपना, तो टाइम हो लिया भाई साहब। अपन ये भट्टी में इतना तापमान सहन है, तो ऊपर में ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना चुका था, और ये कैल्शियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा था। क्या गिर रहा था? जब ये नीचे गिरता गया, तो जब ये बीच में एक टाइम, जब ऐसा टेम्परेचर आया जिस पे इसको SiO2 मिला, कौन मिला? कि तेरे को बहुत दिन हो लिए इधर। क्लियर है? और क्या बना देगा उसका? स्लैग। क्या बना देगा? स्लैग। बोलो कोई दिक्कत है? और स्लैग नीचे गिरेगा। अब आप में थोड़ा बहुत अगर मान लो FeO बच गया, नीचे आएगा, और नीचे कार्बन, आपको पता है फिर कार्बन टेम्परेचर हाई पे कार्बन कहता है अब तेरे को मैं बैंड बजा दूंगा, तो नीचे के FeO अगर आ गया तो बचे हुए को किस में सल्टा देगा? Fe+CO। बोलो कोई दिक्कत है? और नीचे आयरन गिरेगा। और जो भट्टी है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस है, इसके भट्टी का जो पेंदा होता है, भट्टी के पेंदे को क्या बोलते हैं बेटा? अपन पेंदा ही बोलते हैं। तो भट्टी के पेंदे पे क्या होता है बेटा? इसे हर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्थ। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? बहुत है हाई। तो यहाँ मेटल क्या आएगी? पिघली भी आएगी, तो मोल्टन मेटल होगी। और स्लेग भी आ रहा है, और हमें पता पहले तो नहीं पिघलता था ये, लेकिन स्लेग बनने के बाद पिघलता है। ये भी आके गिर रहा है, और ये हमें अभी पढ़ा था, मैंने कहा ये लाइटर होता है। क्या होता है बेटा? तो मेटल नीचे रहेगी, ऊपर तैरता रहेगा। दोनों पिघले हुए, दोनों क्या है? पिघले हुए। अब ऊपर तैर रहा है, हमने इसको पहले हटाया नहीं, अभी हटाया, क्योंकि हमारी काम आ रहा है। कि क्या? क्योंकि बेटा अगर ये नहीं होता, मैं इसको पहले सल्टा सकता था, कभी भी फ्लेक्स डाल के सल्टा देता, लेकिन मैंने इसको पहले क्यों नहीं सल्टाया? कि सर यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो यहाँ मेटल क्या होता? खुले में पड़ा होता, और मेटल खुले में पड़ा होता फिर ऑक्सीजन आती, इधर से ऑक्सीजन जा रही थी, क्या मेरा मेटल फिर से खराब हो जाता कि नहीं हो जाता? और मैं तो मोल्टन मेटल, फॉरन से मेटल फिर से खराब हो सकता था कि नहीं हो सकता था? सारी मेहनत में पानी फिर जाता। लेकिन मैंने कहा इसको लास्ट में सल्टेंगे, इसको लास्ट में। जैसे लास्ट में इसके ऊपर आके गिर जाता है, ऊपर क्या कर लेता है? प्रोटेक्टिंग लेयर। क्या बनाता है? तो बताओ स्लेग मेरे काम की चीज है कि नहीं है? कि सर काम की चीज है, ये हमारी सारी की करे मेहनत को बचाए रखते हैं, वरना पानी फिर जाता। ठीक है, तो स्लेग क्या काम आता है? इट्स क्या करता है? प्रिवेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ए मोल्टन मेटल। इसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो यू समझ में आ गया? अब नीचे मेटल है, साइड में निकाल लेंगे इसको, और यहाँ पे जो निकालेंगे वो कौन होगा बेटा? पिग आयरन। कौन होगा? पिग आयरन। कैसे समझ में आया बेटा सबको? ये भट्टी वाला खेल समझ में आया सबको? पक्का? चापा मारो फिर। भट्टी, भट्टी को मतलब ऐसे सुगली सुगली से बना लो ना, और साइड में काटते से लिख दो, फटाफट स्पीड ली, टाइम नहीं है। तो चलो इसको घर से बना लेना ध्यान से। अब जब इसको अपन ध्यान से इधर मैकेनिज्म देखो, हम ऐसे भी कर सकते थे कि Fe2O3 वो CO से रिएक्शन करके Fe3O बनाता, और Fe3O देखो बैलेंस पे डिपेंड है कितना CO मिलता है, इस बेस पे वो सीधा FeO भी बन सकता था, सीधा FeO बन सकता था ना, या फिर जो आपका Fe2O3 वो CO से रिएक्शन करके डायरेक्ट FeO भी बन जाता, पॉसिबिलिटी थी। किस टेम्परेचर पे कैसे रिएक्शन करते हो तो डिपेंड करता है ना। तो हमें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? ये रिएक्शन याद इन द सेंस हमें पता होना चाहिए। देखो सब में CO2 तो बनाना ही, क्लियर है? ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। किस पे डिपेंड करता है? कंपोजिशन। सबका CO2 बनाना है और रिड्यूस करते हुए चलना है। क्या करना है? रिड्यूस। यहाँ तक समझ में आया? चलो इसको कल ही पढ़ाएंगे आगे का ना, क्लास का टाइम हो गया। इसे बना के लाना घर से, है ना। देखो ब्लास्ट फर्नेस ये हार्ड नहीं है, बस समझना ही तो है कि ठीक है ऐसा ऐसा होता है। सबका CO2 बनाना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस। ठीक है, क्या करें बेटा?